हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में अमेरिका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अजीब हंटर उन्हें मिला था। अमेरिकन गिल्ड एसोसिएशन वाले उस अजीब हंटर को अपने ब्यूरो में ले आते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठा देते हैं। चीफ इन्वेस्टिगेशन टीम से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता चला ये बंदा कौन है। इन्वेस्टिगेशन टीम का बंदा उन्हें कहता है, ये बंदा कह रहा है कि ये साउथ कोरिया से है और ये एक इंसान है। चीफ उसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, साउथ कोरिया का एक हंटर वहाँ पर अगर डंजन में गया था तो यहाँ की डंजन में से कैसे निकल सकता है। अमेरिका तो वहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चीफ को बताता है कि इस बंदे ने बताया है कि 10 साल पहले साउथ कोरिया के एक डंजन के अंदर गया था। डंजन का गेट बंद होने की वजह से ये डंजन के अंदर ही फंस गया। जब इसकी आंख खुली तो ये अमेरिका में था। चीफ उसे कहते हैं, ये तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। अचानक एक हंटर एक ए रैंक की डंजन के अंदर से बाहर निकलता है और हमारी पूरी ए रैंक के हंटर्स की टीम इसके सामने बिल्कुल बेबस है। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम लोगों को इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता चला है, इसके अलावा और कुछ नहीं पता चला। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चीफ से कहते हैं, हमें लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है जिसके पास ह्यूमन मेमोरीज है। एक एस रैंक के हंटर के यहाँ पर ना होने की वजह से पूरा यूनाइटेड स्टेट मुश्किल में पड़ सकता है। हमें पहले किसी एस रैंक के हंटर को यहाँ पर बुलाना चाहिए। हमने अमेरिका में अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। स्कैवेंजर गिल्ड में एक कोरियन हंटर है जो कि कोरियन बोल सकता है। हमने उसको यहाँ पर बुलवाया है, वही आकर इससे बात करेगा। चीफ उसे कहते हैं, क्या तुम स्कैवेंजर गिल्ड के डांगसू की बात कर रहे हो। वो तो एक एस रैंक का हंटर है, क्या वो यहाँ पर आ रहा है। ऑफिसर उन्हें कहते हैं, जी उसने कोरिया में अपना बिजनेस खत्म कर लिया है और वो वापस आ रहा है और सीधा हमारे ब्यूरो में ही आएगा। हम कल सुबह दोबारा से इंटेरोगेशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट सीन डांगसू का दिखाते हैं। डांगसू एयरपोर्ट से वापस आ रहा होता है और कहता है, कितना बुरा दिन है। छोटे कीड़े को मैं अपने हाथों से मसलना चाहता था, लेकिन वो एक रेड गेट के अंदर फंस गया है। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहते हैं, इसका नाम क्या है। ऑफिसर उसे कहते हैं, कोरियन लैंग्वेज मुझे ठीक से आती तो नहीं, पर उसने अपना नाम बताया था। उसका नाम संग इल वॉन है और वो एक साउथ कोरियन हंटर है। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, संग जिनवू भी साउथ कोरिया में रहता है। नेक्स्ट सीन डीमन कासल का होता है। जिनवू उस कासल वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है जिसके बहुत ज्यादा फ्लोर्स हैं। जिनवू कहता है, इस कासल के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल नहीं। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, डीमंस पावरफुल होते जा रहे हैं। हर फ्लोर पर एक डीमन ऐसा होता है जिसके हाथ में एक परमिट होता है। उस परमिट के बिना मैं नेक्स्ट फ्लोर पर नहीं जा सकता। और अगर इस टावर के 100 फ्लोर्स हैं, तो इसका मतलब हर फ्लोर के ऊपर एक नया वर्ल्ड है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के डीमंस हो सकते हैं। जिनवू आस्ता आस्ता फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 27 फ्लोर पर पहुंच जाता है। जिनवू कहता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और मैं डीमंस को मार रहा हूँ, मेरा लेवल अप होता जा रहा है और मेरी पावर भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मेरा असल मसला टाइम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं। अगर यहाँ पर 100 फ्लोर्स हैं, तो मैं एक हफ्ते के अंदर 100 फ्लोर्स को क्लियर नहीं कर सकता। जब मुझे पहली बार इसकी की मिली थी तो मुझे लगा था शायद ये एक एस रैंक की डंजन है, लेकिन ये सारे डीमंस इतने ज्यादा वीक हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। फिर जिनवू सारे फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 50 फ्लोर पर पहुंच जाता है। 50th फ्लोर पर पहुंचने पर दिखाया जाता है कि उसके पास अभी तक सिर्फ 2000 सोल्स ही हैं जो उसने इकट्ठी की है। 50वें फ्लोर पर जिनवू को 50वें फ्लोर का गार्डियन मिलता है जिसका नाम वुल्कैन होता है। वुल्कैन के साथ उसके स्पेशल गार्ड्स भी होते हैं। वुल्कैन एक बड़ा सा और मोटा सा गोलमेटोल सा डीमन होता है जो कि एक बड़ी सी चेयर पर बड़ी सी तलवार लेकर बैठा होता है। जिनवू से देखकर खुश हो जाता है और कहता है, चलो कोई तो डीमन काम का निकला, मुझे लगता है ये बॉस है। साथ ही जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स को भी बाहर निकाल लेता है। सबसे पहले वो अपने मैजिशियन शैडोज के साथ उन पर अटैक करता है। फिर वो इग्रिस और आयरन से कहता है, बाकी सबको तुम लोग संभाल लो। वोल्कन के गार्ड्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे उन्हें पता लगता है कि कोई इंट्रूडर वहाँ पर आ गया है, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिनवू अपने स्टेल्थ मोड को एक्टिवेट करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। शैडोज और गार्ड्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इग्रिस एक गार्ड को मार देता है। जिनवू अपने स्टेल्थ मोड में वहीं पे खड़ा होता है और कहता है, मेरे शैडोज तो पावरफुल होते जा रहे हैं, ये भी मेरे साथ लेवल अप होते हैं। जितना ज्यादा मैं अपने इंटेलिजेंस स्टैट में पॉइंट्स ऐड करता हूँ, ये उतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। जितना ज्यादा मैं लेवल अप होता हूँ, उतने ही ज्यादा नंबर्स ऑफ शैडोज को मैं सेव कर सकता हूँ। जिनवू सामने वोल्कन की तरफ देखता है तो वो बड़े ही आराम से बैठा होता है। जिनवू कहता है, वोल्कन क्यों आराम से बैठा है, ये अटैक क्यों नहीं कर रहा। जिनवू अभी वहीं पर देख रहा होता है कि पलक झपकने की स्पीड से वोल्कन अपनी कुर्सी से गायब हो जाता है। जिनवू को नजर भी नहीं आता, वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। जंप करते हुए जिनवू के बहुत सारे शैडोज को अपनी बड़ी सी तलवार से खत्म कर देता है। जिनवू कहता है, आखिर अभी इसने कौन सा स्किल इस्तेमाल किया, वो भी इतनी ज्यादा स्पीड के साथ। जिनवू जल्दी से हवा में जंप करता है और अपने स्टेल्थ मोड को खत्म करते हुए एक जबरदस्त पंच वोल्कन के चेहरे पे मारता है। जिनवू के एक ही पंच से वोल्कन पीछे मौजूद बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। जिनवू कहता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, लेकिन मेरे सिर्फ एक ही हिट से वो इतनी दूर कैसे गिर सकता है। साथ ही जिनवू को याद आता है कि मैंने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया था। मेरी स्ट्रेंथ इस वक्त 150 पर है। उसी वक्त जिनवू के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है
कि वुल्कन अपने रैप स्किल को इस्तेमाल करने वाला है। जैसे वुल्कन अपनी रैप स्किल को इस्तेमाल करता है तो उसके जितने भी स्टैट्स हैं वो 50% के हिसाब से बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर उसके पास 50% स्ट्रेंथ है तो वो 100% हो जाएगी। जिनवू कहता है ये तो बिल्कुल वैसा ही स्किल है जैसा साइब्रस ने इस्तेमाल किया था। साथ ही विंडो ओपन होती है और कहा जाता है रैप स्किल की वजह से वुल्कन को बहुत ही कम दर्द होगा। वुल्कन की स्पीड भी पहले से 50% ज्यादा बढ़ जाती है। वो तेजी के साथ जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिनवू कहता है इस स्पीड पर मैं इसको डॉज नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ तो करना होगा। जिनवू जल्दी से आयरन को पुकारता है। आयरन अपनी शील्ड को जिनवू की तरफ फेंकता है। जिनवू आयरन की शील्ड को पकड़ लेता है और वुल्कन के सामने कर देता है। वुल्कन की बड़ी सी तलवार जिनवू की शील्ड के ऊपर टकराती है जिससे एक जबरदस्त इम्पैक्ट पैदा होता है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे आसपास सब कुछ टूट फूट जाता है। जिनवू कहता है मेरी स्ट्रेंथ और आयरन की शील्ड की वजह से मैं इस बार तो बच गया, लेकिन अगर इसने इसी तरह एक दो बार मुझ पर अटैक किया तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं। मुझे कोई ओपनिंग ढूंढना होगी ताकि मैं इस पर काउंटर अटैक कर सकूं। वुल्कन फिर से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है तो अपने वेपन से जिनवू पर अटैक करने लगता है। जिनवू अपनी शील्ड को छोड़ देता है और जल्दी से उसकी तरफ जंप करता है, लेकिन जिनवू जैसे मिड एयर में पहुंचता है वुल्कन भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिनवू कहता है कहीं ये भी इसी का इंतजार तो नहीं कर रहा था कि मैं भी ऊपर की तरफ जंप करूं। जिनवू कहता है अब मैं इससे कैसे बचूंगा, मिड एयर में मैं इसको डॉज नहीं कर पाऊंगा। उसी वक्त कहता है काश मैं अपनी बॉडी को मूव कर पाता। उसी वक्त उसे याद आता है क्या पता मैं अपने डोमिनेटर टच को इस्तेमाल कर पाऊं। जिनवू अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए डोमिनेटर टच को एक्टिवेट करता है जिससे एक प्रोपल्सन पैदा होती है और वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। जिनवू कहता है वुल्कन का वीक पॉइंट इसका सर है, अगर मैं इसके सर पर अटैक करता हूँ तभी मैं इसे हरा सकता हूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, लेकिन ये मुझे अपने सर तक पहुंचने नहीं देगा। जिनवू कहता है पहले मुझे इसकी मूवमेंट्स को रोकना होगा, उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। जिनवू सामने की तरफ देखता है तो एक बिल्डिंग टूटकर नीचे गिरने वाली होती है। जिनवू उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। ये देखकर वुल्कन गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जिनवू कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, ये पागल हो चुका है। जिनवू जैसे ही उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है वो अपने स्प्रिंट स्किल को एक्टिवेट करता है और बड़ी स्पीड के साथ उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग एक तरफ से झुकी होती है और वुल्कन भी बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे आ रहा होता है। जिनवू जल्दी से उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और ऊपर से ही नीचे की तरफ स्प्रिंट लगाकर जंप करता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वुल्कन अभी नीचे होता है और नीचे से इतनी स्पीड के साथ वो टर्न नहीं ले सकता। जिनवू फुल स्पीड के साथ नीचे उसके सर की तरफ आता है, लेकिन जिनवू का अटैक मिस हो जाता है। वो उसके सर की बजाय उसके कंधे पर अटैक करते हुए नीचे उतर आता है। उसी वक्त रियल वर्ल्ड का एक सीन दिखाते हैं। चीफ वान जिनवू के घर जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो जिनवू की पड़ोसन से जिनवू के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताती है मैंने उस लड़के को नहीं देखा, काफी दिन हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया है। पार्क ही जिन मिस्टर आन से कहती है वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया हुआ है। चीफ आन उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। पार्क ही जिन उसे कहती है संग जिनवू के साथ एक लड़की आई थी, हान सोंग, मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई है। मैंने उससे पूछा था, उसने उसकी बहन से पूछा था क्योंकि वो उसकी बहन की दोस्त है। हीजिन चीफान से कहती है हम उसके घर तक आए लेकिन हमें वो नहीं मिला, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। चीफान उसे कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वो कोरिया के अंदर ही है, कंट्री छोड़ने का उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ना ही उसने अपने बैंक से अपने पैसे निकलवाए हैं, ना ही कहीं पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है। पार्क हीजिन उसे कहती है क्या आप ये सब कुछ मालूम कर सकते हैं। चीफान उसे कहते हैं यही तो मेरा काम है, सारे हंटर्स पर नजर रखना। हीजिन उनसे कहती है मुझे लगता है शायद संग जिनवू को किसी ने किडनैप कर लिया है। चीफ आन हंसते हुए उससे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि संग जिनवू को कोई किडनैप कर सकता है। मुझे लगता है कि संग जिनवू को किडनैप करने के लिए एक स्पेशल टीम की जरूरत है जो कि एस रैंक के हंटर्स पर मुश्तमिल हो, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। चीफ आन काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया है। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। जिनवू अभी भी वुल्कन के साथ फाइट कर रहा होता है और थोड़ी देर की फाइट के बाद दिखाते हैं जिनवू वुल्कन को हरा देता है। वुल्कन के मरने के साथ ही जिनवू को बहुत ही अच्छी अच्छी आइटम्स मिलती हैं। जिनवू को रिवार्ड के तौर पर 4 चीजें मिलती हैं। जिनवू लास्ट वाली को अपने पास रख लेता है और कहता है ये तो बहुत ही अजीब सी चीज है जो कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट है। उसकी डिस्क्रिप्शन ये होती है कि वो इसे किसी भी किस्म के मैजिक आइटम में इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इस वुड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। जिनवू कहता है अभी के लिए तो मुझे नहीं पता कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं इसे अपनी इन्फेंट्री में रख लेता हूँ, शायद कल को मुझे इसका कोई इस्तेमाल मिल जाए। रिवार्ड के तौर पर उसे एक डीमन ईयरिंग मिलती है। जिनवू कहता है इसका तो एक सेट इफेक्ट है, यानी कि जब इसका सेट कंप्लीट हो जाएगा तो शायद उसे कोई स्पेशल स्किल या कोई स्पेशल पावर मिलेगी। जिनवू से अपने कान पे लगा लेता है और कहता है क्या पता इन डीमंस को मारते हुए मुझे बाकी की आइटम्स भी मिल जाए और मेरा सेट कंप्लीट हो जाए। और तीसरे नंबर पर जिनवू को एक मैजिक स्टोन मिलता है। जिनवू कहता है अगर मैं मैजिक टाइप होता तो मैं इससे अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता था। जिनवू कहता है इससे मैं अपने मैजिकल पावर्स को डबल कर सकता हूँ। उसी वक्त जिनवू साइड पर देखता है तो इग्रिस बहुत सारे डीमंस के सर काट के उसके सामने रखता है और घुटने टेक कर बैठ जाता है। जिनवू से कहता है क्या तुम ऐसा करना बंद करोगे, दूसरों पर बुरा असर पड़ रहा है।
जिन्वो दूसरी तरफ देखता है। आयरन वोल्कन का बड़ा सा सर काट कर खींचता हुआ उसके पास लेकर आ रहा होता है। जिन्वो आइग्रिस से कहता है आयरन भी बेवकूफ है, वो तुम्हारी नकल कर रहा है। जिन्वो कहता है चलो इसे करने दो, वैसे भी इसने मुझे अपनी शील्ड दी थी। उसी वक्त जिन्वो को याद आता है इसका मतलब मैं दूसरों के मैजिक को यूज कर सकता हूँ। आयरन वोल्कन के सर के साथ खड़ा होता है जबकि बाकी के सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स में से कहता है तुम में से मैजिक यूनिट वाले यहाँ पर आ जाएं। उन शैडोज में से एक मैजिक यूज करने वाला शैडो जिन्वो के पास आता है। जिन्वो अपने उस मैजिकल ऑर्ब को उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है सामने वाली बिल्डिंग पर फायर अटैक करो। वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए सामने वाली बिल्डिंग पर अटैक करता है। उस मैजिकल ऑर्ब की वजह से उसकी मैजिकल पावर डबल हो जाती है, जिससे एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। जिन्वो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे तो मैजिकल वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा। मैजिक यूजर्स तो इसको लेने के लिए पागल हो जाएंगे। और यही बार हमारी एपिसोड 30 का एंड होता है।